नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संविधान सभा का सबसे पहले हमने संविधान सभा के बारे में जाना कि संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, संविधान सभा के निर्माण में कौन सी बाधाएं आई, संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संविधान सभा की आलोचना विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्या क्या करी थी। उसके बाद में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में भारतीय संविधान की जितनी भी विशेषताएं थी दोस्तों, उनमें से मुख्य विशेषताओं को कर लिया था और 4-5 जो विशेषताएं बाकी रह गई थी दोस्तों, उसको आज हम इस क्लास में खत्म करेंगे और उसके बाद में हम विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो हमने विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या हमने व्यवस्था अपने भारतीय संविधान के अंदर हमने अपनाई। दोस्तों देखो, अगर अपने भारत का संविधान का निर्माण तो हुआ है, अब भारत के संविधान के निर्माण में हमने कैसे, भाई हर एक व्यवस्था तो हमारे कोई जो भी संविधान निर्माण के जो सदस्य थे उन्होंने ऐसा तो करा नहीं कि भाई जितने भी प्रावधान थे वो सारे एक ही देश के संविधान से ले लिए। लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन करा हमारे जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, उस समिति ने, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 अन्य सदस्य थे दोस्तों उसके अंदर। तो उन्होंने पूरे 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनमें से जो प्रमुख विशेषताएं थी जो कि हमारे भारत में लागू की जा सकती थी, अगर हमारे भारत में उन विशेषताओं को लागू करना है और हमारे भारत की उस कंडीशन को समझना था दोस्तों उन लोगों को कि हमारे भारत के लोग कौन सी व्यवस्था को अच्छे से एडमायर कर सकते हैं, अच्छे से अपना सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी हम किसके पास में? हमारे भारत के जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे या हमारे भारत के जितने भी संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य थे दोस्तों, उनको सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि हमारे भारतीय संविधान को हम किस प्रकार से एक धागे के अंदर पिरोए। भाई एक धागा होता है, उसके अंदर हम अगर एक माला बनाए तो और उसको एक सीक्वेंस से हमें अलग अलग मोतियों को उसमें पिरोना है, तो हम उसको एक सुंदरतम रूप देके और वो सारी की सारी विशेषताएं हमारे भारत के सारे लोगों को, भाई वो भी तो मानना भी तो जरूरी है ना। भाई अगर हम विशेषता कर दें और मान लो कि कोई विशेषता माने ही नहीं, भाई जैसे हमारे संविधान निर्माण के जो सदस्य थे उन्होंने मान करा कि भाई किसी भी जाति या धर्म के लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने तो लिख के दे दिया, अब आपको अगर किसी ने आप दुकानदार के पास में आप गए और दुकानदार ने आपको बोल दिया कि भाई नहीं मैं नहीं दे रहा, तू इस कास्ट का है या फलाना कास्ट का है तो मैं तेरे को सामान नहीं दूंगा, तू मेरे पास मत आ, तू मेरा अड़ मत, तो फिर आप क्या करोगे दोस्तों? अगर आप फिर उसको संविधान में ऐसे ले जाके ऐसे दोगे कि देख संविधान में लिखा हुआ है तू मेरे साथ में भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं था दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर हमारे संविधान निर्मात्री परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने पूरा इसके ऊपर विश्लेषण करा दोस्तों कि अगर हमें छुआछूत से निपटारा पाना है या हमें महिलाओं के साथ में भेदभाव नहीं होने देना या बच्चों के साथ में नहीं होने देना है, अगर राज्य इनके साथ में किसी भी तरीके से विभेद नहीं कर सकता, तो ये सारी विशेषता हमारे संविधान में दोस्तों आई कैसे? भाई हमारे संविधान के जो निर्मात्री के जो सदस्य थे उन्होंने खुद ने अपने दिमाग की उपज से कुछ भी नहीं करा दोस्तों, उन्होंने सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करा और उनको एक अच्छे से सीक्वेंस में जमाया। आपको खुद को पता है दोस्तों, संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, हमने संविधान की विभिन्न विशेषता पढ़ी जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारे संविधान में ऐसा कि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमारे संविधान में ये विशेषता है। वो क्यों थी दोस्तों? भाई अगर हमने सारी चीजें पढ़ी है तो विशेषता आई कैसे? वो सारी की सारी विशेषता हमने विभिन्न जितने भी दुनिया के देश हैं उनके सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ विशेषताएं हमने भारतीय संविधान में डाली है। जैसे अगर हम कोई सब्जी बना रहे हैं दोस्तों, तो सब्जी में हम कुछ ना कुछ, भाई अगर हम डाल रहे हैं सब्जी में तो हम उसमें कितना धनिया डालना है, कितना पुदीना डालना, हमें प्रॉपर ऐसे जो बावर्ची होता है, जो रसोई का जो चीफ होता है, जो वो एक एक चीज का पता रखता है दोस्तों, कितना मसाला डालना, किससे कितना स्वाद आएगा, उसके अनुसार सब्जी बनती है। वैसे ही इन्होंने क्या क्या बनाया दोस्तों? हमारा भारत का संविधान बनाया। आज भी अगर आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो तीसरी बार शपथ ली है तो उन्होंने सबसे पहले किसको नमन करा दोस्तों? संविधान को। मतलब अगर हमारे देश में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो क्या है दोस्तों? संविधान है। और आज हम संविधान सभा की बाकी जो बची हुई विशेषता है दोस्तों उसके बारे में क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली विशेषता हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? त्रिस्तरीय सरकार के बारे में। हमारी हेडिंग क्या है दोस्तों, जो कि हमारी अगली क्लास में भी चल रही थी? भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय
संविधान की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों हम? भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषता में हमारी आज की पहली विशेषता कौन सी है दोस्तों? त्रिस्तरीय सरकार। ये अब देखो दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार का क्या लोचा है दोस्तों? सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई हमारे भारत में त्रिस्तरीय सरकार कैसे, मतलब क्यों बने, इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? अब देखो कि हमारे भारत का संविधान है दोस्तों, किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है? एकात्मकता की ओर ज्यादा झुका हुआ है। एकात्मकता की ओर कैसे झुका हुआ है दोस्तों? क्या हमारे देश में केंद्र ज्यादा पावरफुल है, केंद्र के पास में ज्यादा शक्तियां। अगर आपको पता है कि राज्य सरकार अगर कुछ भी ऐसा करे, काम करे जिससे कि केंद्र सरकार के अवमानना हो, तो केंद्र सरकार राज्य में क्या लगा सकती है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों को और केंद्र सरकार को ऐसी विशेषता करनी थी। ये विशेषता करेगा कौन दोस्तों? केंद्र सरकार ही करेगा। और वो किसके माध्यम से करेगा? संवैधानिक संशोधन के माध्यम से करेगा। अब देखो दोस्तों, अगर हमारे देश में हमें जो निचली सरकार को मजबूत करना है, स्थानीय स्वशासन को जन्म देना है दोस्तों, तो अगर स्थानीय स्वशासन को जन्म देना है, ये मूलभूत क्या थी दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ था दोस्तों कि हमारे क्या करना है दोस्तों? पंचायती राज को विकसित करना। पंचायती राज को कैसे विकसित करना है? पंचायती राज को कितना स्तरीय बनाना है दोस्तों? इसके बारे में किसने कहा? कि जो बलवंत राय मेहता समिति आई, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन किसको दी? कि जो सरकार दी उसको दी। उसके माध्यम से सरकार ने क्या करे दोस्तों? संवैधानिक संशोधन करे। और उसके बाद में संविधान में अनुच्छेद और भाग जोड़ के कौन सी विशेषता अपनाई दोस्तों? त्रिस्तरीय विशेषता अपनाई। किसके साथ, किसके लिए अपनाई दोस्तों? पंचायती राज के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए। वो क्या क्या है दोस्तों? आपको पता है सबसे पहले क्या आती है दोस्तों? ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद में पंचायत समिति आती है, उसके बाद में क्या आती है दोस्तों? जिला परिषद आती है। वैसे हमारे भारत में दो सरकारें बनती है, एक तो राज्य सरकार बनती है और एक केंद्र सरकार बनती है। अगर हम ऊपर से माने तो देखो, केंद्र सरकार कहाँ है दोस्तों? पूरे भारत में। राज्यों में क्या होती है? राज्य सरकार। और स्थानीय जगह पे क्या होता है दोस्तों? स्थानीय सरकार। जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जो सरपंच होता है स्थानीय सरकार का प्रमुख, जो क्या एक ग्राम पंचायत का क्या होता है दोस्तों? प्रमुख होता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर की मलाई पढ़ रहे हैं कि ऊपर ऊपर क्या है, उसके बाद में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। अभी विशेषता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन से संविधान से विश्व के हमने भारत ने क्या क्या विशेषता ली है। उसके बाद में हमारे असली में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद में हम ये जो जितना स्थानीय स्वशासन क्या है, ये सारी चीजों का दोस्तों हम विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। हम कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, एक एक अनुच्छेद को हम उसका पूरा निचोड़ निकाल देंगे बारीकी से। मतलब आप इस भारत में अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। यह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। आपने अभी तक की सारी क्लासें देखी होगी दोस्तों। मैंने लगभग 15 से 16 क्लासों में दोस्तों सिर्फ संविधान सभा करवाई है कि संविधान सभा है क्या। भाई अगर संविधान निर्माण करा तो उसका क्या महत्व क्या है, उसके बारे में हमने सब समझा था दोस्तों। और आज हमारी सेकंड क्लास किस में है? सिर्फ भारतीय संविधान की विशेषताओं में, कि हमने विशेषता क्या क्या दोस्तों। ये मेजर पोर्शन आप जब तक दोस्तों नहीं समझोगे, उसके बाद में अगर आप आर्टिकल रटने बैठोगे कुछ नहीं होगा दोस्तों। एक बार समझ लो, आर्टिकल वैसे ही आपको याद करवा दूंगा मैं, ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा आर्टिकल, वो आप टेंशन मेरे ऊपर छोड़ो दोस्तों। अब देखो त्रिस्तरीय सरकार का क्या लोचा है दोस्तों। देखो लिखना स्टार्ट कर देना दोस्तों। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 व 243 में विकेंद्रीकरण का उपबंध या विकेंद्रीकरण को प्रभावी किया गया। विकेंद्रीकरण को प्रभावी किया गया। किसको प्रभावित किया गया दोस्तों? विकेंद्रीकरण को। विकेंद्रीकरण को क्यों? कि केंद्र की शक्तियों को क्या करना था दोस्तों? विभाजित करना था। अब देखो दोस्तों इसकी सेकेंड लाइन के बारे में देखो, 73वें एवं 74वें संविधान
संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। किसका उपबंध किया गया दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में दोस्तों। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे दोस्तों। इनके ऊपर हमारी लगभग एक क्लास जाएगी दोस्तों, जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद में देखो, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की है। कौन से भाग में की है दोस्तों? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में। अब देखो दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार का लोचा समझ में आ गया दोस्तों। क्या है त्रिस्तरीय सरकार? देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40वें 243 में किसको प्रभावी किया गया दोस्तों? विकेंद्रीकरण को प्रभावी किया गया था। अनुच्छेद देखो, भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए कौन सा दोस्तों? 73वां और 74वां संशोधन के माध्यम से क्या किया गया दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। उसके बाद में भारत के संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी दोस्तों? भाग 9 में। एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो दोस्तों, कुछ सेकंड का समय है आपके पास में। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब देखो, हम आगे बात करते हैं इसके। अब आप बात करेंगे दोस्तों आपातकालीन उपबंध के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आपातकालीन उपबंध के बारे में। एक सेकंड रुकना दोस्तों। अब किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? सेकंड विशेषता क्या है? आपातकालीन उपबंध। यह आपातकालीन उपबंध क्या है दोस्तों? जब भी देश के अंदर क्या लगती है दोस्तों? इमरजेंसी लगती है, या कभी घरेलू या बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है देश में, या क्या होता है दोस्तों? राज्य के अंदर क्या होता है? संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है दोस्तों? विफल हो जाता है, या क्या होता है कि वित्तीय आपातकाल लग जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों? इसके माध्यम से होता है कि हमारे देश के अंदर क्या लग गया दोस्तों? आपातकाल। और आपातकाल के समय जो समझ सकते हैं वो किसके पास में चली जाती है दोस्तों? केंद्र सरकार के पास में सारी शक्तियां चली जाती है दोस्तों। किसके पास में चली जाती है? केंद्र सरकार के पास में सारी शक्तियां चली जाती है। अब देखो, आपातकाल के समय भारत का संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। एकात्मक कैसे हो जाता है दोस्तों? क्योंकि भारत में सारी राज्य सरकारों की पावर है। मान लो कि ये भारत के जितने भी राज्य हैं दोस्तों,
ये सारे के सारे राज्यों की पावर किसके पास में चली जाती है दोस्तों? केंद्र के पास में चली जाती है। किसके पास में चली जाती है दोस्तों? केंद्र के पास में। अब सर्वे सर्वा कौन हो गया दोस्तों? केंद्र हो गया। कौन हो गया? केंद्र हो गया। अब केंद्र सर्वे सर्वा हो गया तो राज्य सरकारों की क्या खत्म होगी दोस्तों? सारी की सारी पावर खत्म होगी। अब राज्य सरकार में शासन कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल। वो राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों? केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अब देखो, अब संघीय जो ढांचा है भारत का वो कैसा हो गया दोस्तों? एकात्मक हो गया। एकात्मक कैसे हो गया? कि जो राज्य सरकारों की पावर किसके पास में चली गई दोस्तों? केंद्र सरकार के पास में चली गई। तो अब देखो, भारत का संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है दोस्तों, किसकी ओर इशारा करते हैं दोस्तों? एकात्मक ढांचे की ओर इशारा करते हैं दोस्तों। किसकी ओर करते हैं? एकात्मक ढांचे की ओर। अब देखो दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है दोस्तों? 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है दोस्तों भारत के संविधान में। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अब देखो दोस्तों, पहला क्या है दोस्तों? देखो, पहला है युद्ध एवं भारी आक्रमण। भारी आक्रमण ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों? युद्ध एवं बाहरी आक्रमण। ये जब भी होता है दोस्तों, जब आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों? 352 के तहत लगता है। अब दूसरा देखो दोस्तों, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अब ये कैसे होता है दोस्तों? ये विफल होना ये कैसे होता है दोस्तों? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल कैसे होता है? जब केंद्र सरकार की अनुपालना कौन नहीं करती है दोस्तों? राज्य सरकार। जब केंद्र सरकार की अनुपालना नहीं करती है तो किसके माध्यम से? या तो राज्यपाल लिखित में राष्ट्रपति से अनुशंसा करे राष्ट्रपति शासन की, और यह राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेके कि भाई राष्ट्रपति को पता चल गया कि केंद्र सरकार की अनुपालना कौन नहीं कर रहा है, राज्य सरकार नहीं करनी है, तो कैबिनेट मिनिस्टर की क्या लेता है दोस्तों? सलाह के माध्यम से वो क्या लगा देता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और वो अनुच्छेद कौन सा होता है दोस्तों? अनुच्छेद 356। इसके माध्यम से क्या लगता है दोस्तों? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम तीसरा लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि जगह कम है। जल्दी लिखो दोस्तों एक बार। जल्दी लिखो दोस्तों। लिख लिया होगा अब आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके नीचे ही तीसरा लिखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तीसरा कब लगता है? तीसरा कब लगता है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत। आज तक भारत के अंदर कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है दोस्तों। जब भारत के अंदर सन 1991-92 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए गए थे दोस्तों, उस समय भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता था दोस्तों, लेकिन भारत के उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सूझबूझ के कारण भारत में क्या नहीं लगा दोस्तों? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा दोस्तों। ये भी हमारे भारत की क्या है दोस्तों? संविधान की ये विशेषता में आता है दोस्तों। ये लिखो, इसके बाद में हम तीसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आगे हमने इसकी और बहुत सारी विशेषता के बारे में बात करी है दोस्तों, उनके आगे ही आपको लिखना है। एक बार ये लिखो, जल्दी से लिख लिया होगा दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी के बारे में। तीसरी क्या है दोस्तों? गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या है दोस्तों? भारत का प्रथम नागरिक क्या होता है दोस्तों? देखो, भारत का देखो, दो देशों का उदाहरण लेते हैं दोस्तों हम। किसका? दो देशों का। ये एक देश है दोस्तों ब्रिटेन, और यह देश है अपना भारत। भारत। अब इस दोनों देशों का जो प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, किसका? इसका प्रथम नागरिक, ब्रिटेन का प्रथम नागरिक, गणराज्य का मतलब समझ रहे हैं हम दोस्तों, देखो, और भारत का प्रथम नागरिक। अब देखो दोस्तों, जो ब्रिटेन है दोस्तों, इसका प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? इनका यहाँ का राजा या रानी। कौन होता है दोस्तों? राजा या रानी। और ये पद इनका कैसे मिलते हैं दोस्तों? इसको, ये पद इनको कैसे मिलता है दोस्तों? वंशानुक्रम के माध्यम से। कैसे मिलता है दोस्तों? वंशानुक्रम। किसके माध्यम से मिलता है दोस्तों? वंशानुक्रम। और अपने भारत का जो प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन होता है। तो इसको अपने देश की, जिस देश का प्रथम नागरिक निर्वाचित होता है दोस्तों, उस देश को क्या कहते हैं दोस्तों? गणराज्य। क्या कहते हैं दोस्तों? गणराज्य। तो आपको गणराज्य का मतलब समझ में आ गया। और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पे चलती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या चलती है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब यहाँ चलती है राजशाही। यहाँ का देश का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? यहाँ का राजा या रानी, जो भी होती है उस समय की वो। अभी यहाँ पे राजा है दोस्तों। अब देखो, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि गणराज्य किसे कहते हैं। अब देखो, लिखो, भारतीय संविधान भारत में गणराज्य स्थापित करता है। अब यह गणराज्य कैसे स्थापित करता है दोस्तों? देखो, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक, ये प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किसका निर्वाचन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम बात करेंगे दो चौथी के बारे में। और चौथी क्या है दोस्तों? संप्रभुता। अब संप्रभुता का क्या लोचा है दोस्तों? देखो, अब देखो संप्रभुता किसे कहते हैं दोस्तों? जिस देश की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में स्थित हो, और वह देश किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति के दबाव में ना हो, उस देश को क्या कहते हैं दोस्तों? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संप्रभु राष्ट्र। आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा दोस्तों कि संप्रभुता किसे कहते हैं दोस्तों? जिस देश की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित हो, तथा वह देश किसी भी घरेलू या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में ना हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो संप्रभुता समझ में आ गई दोस्तों। इसके अनुसार देश की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित हो, तथा देश पर
किसी भी किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति का बाहरी शक्ति का नियंत्रण ना हो। ये लिखो दोस्तों जल्दी से, इसके बाद में हम अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जल्दी से लिखो, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। संप्रभुता गणराज्य किसे कहते हैं, जल्दी लिखो, लास्ट बची है भारतीय संविधान की विशेषता, आज हमारी समाप्त हो जाएगी दोस्तों, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो दोस्तों, कुछ सेकंड का समय है बस आपके पास में। लिख लिया होगा दोस्तों अब तो, या आप वीडियो को रोक के लिख लेना मित्रों। विभिन्न स्रोतों से अधिग्रहित अब इसका क्या लफड़ा है दोस्तों, विभिन्न स्रोतों से अधिग्रहित का क्या मतलब है दोस्तों। हमारा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत के संविधान का निर्माण हमने विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है। और हमारे भारत में जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 के अंदर और नेहरू रिपोर्ट का, उनका क्या था दोस्तों, अहम योगदान था किसके निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में दोस्तों। अब देखो, भारतीय संविधान के निर्माण में दूसरे देशों के संविधान का भी अहम योगदान है, क्योंकि हमने अधिकतर व्यवस्था दूसरे देशों के संविधान से ली है। अब देखो दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण में 1935 भारत शासन अधिनियम वह नेहरू रिपोर्ट का अहम योगदान है। क्योंकि देखो, भारत के संविधान में जो अधिकतम जो प्रावधान है दोस्तों, कौन से किससे है दोस्तों, 1935 अधिनियम से, और किससे है, नेहरू रिपोर्ट से है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ही हमें पता चला है कि दोस्तों संविधान का निर्माण कैसे करते हैं दोस्तों। एक बार लिखो आप जल्दी से।
निकले होगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं समाप्त होती है दोस्तों। कल हम विभिन्न देशों के स्रोतों के मतलब विभिन्न देशों के जो भी स्रोत थे दोस्तों, उनसे हमने भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अपनाई, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया हमने, उपराष्ट्रपति का कहां से लिया, प्रधानमंत्री का कहां से लिया, संसदीय व्यवस्था कहां से ली, संविधान संशोधन कहां से लिया, इनके बारे में दोस्तों हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। कल की क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की क्लास हम बस इतना ही दोस्तों। छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।